हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रंजन सिंह आप लोगों का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दीक्षा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे केमिस्ट्री को। मतलब यूँ कहें कि आपको हम केमिस्ट्री के पार्ट्स से केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन अपने हम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कर सकते हैं, इन सारे बातों से आपको अवगत कराएंगे। बड़ा ही विश्लेषण उसका करेंगे, बड़ा हर उन छोटे छोटे माइन्यूट पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये केमिस्ट्री हमारे अपने आगे आने वाले कैरियर में बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। तो उस चीज़ को हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। इसको शुरुआत करने के पहले हम लोग थोड़ा सा पहले एक काम ये करते हैं कि हम अपने आप को आपको पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमको ऑलरेडी जानते हैं, जो हमसे भली भांति अवगत हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी हैं जो हमको नहीं जानते। तो स्वाभाविक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमको नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा सा रिव्यू दे रहे हैं, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम रंजन सिंह है और मेरी पूरी एकेडमिक्स की जहाँ तक बात है तो मैंने 10th का एग्जामिनेशन मोतिहारी से दिया है। वेस्ट चंपारण आपने नाम सुना होगा, बिहार में है वेस्ट चंपारण, वहाँ से मैंने अपनी 10th की पढ़ाई की। उसके बाद मैं पटना साइंस कॉलेज, आप नाम सुनते होंगे, साइंस कॉलेज से हमारी पूरी एकेडमिक्स फर्दर इंटरमीडिएट की बीएससी और एमएससी तक की जो पढ़ाई थी वो पटना साइंस कॉलेज से हुई। पढ़ाई करने के बाद प्रोफेशनल वे में अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल वे में अपने करियर की शुरुआत मैंने आईटी सेक्टर्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट, फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नारायणा आईटी एकेडमी से हमने अपने करियर की शुरुआत करी। उसके बाद मैं कुछ दिन तक मैं पटना सेंटर पे भी, नारायणा के पटना सेंटर पे भी मैं रहा। उसके बाद आप गोल इंस्टीट्यूट के बारे में जानते होंगे। गोल इंस्टीट्यूट के बिगिनिंग से लगभग 4 से 5 सालों तक मैं जुड़ा रहा और उसके बाद 2011 ऑनवर्ड हमारी जर्नी की शुरुआत हुई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस के रूप में, जहाँ पे मैं केवल केमिस्ट्री पार्ट को डील करता था और लगातार अभी तक मैं कर रहा हूँ। 2011 ऑनवर्ड बोरिंग रोड पटना में एक जगह है, वहीं से हमने अपने करियर की शुरुआत करी। मतलब एज ए इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे करियर की शुरुआत करी और थ्रू आउट मैं अभी तक कंटिन्यूड वहीं हूँ। वहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। विवेकानंद मार्ग में एक जगह है, वहाँ पे विवेकानंद मार्ग एन कॉलेज के अपोजिट है, जस्ट वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा कि हमने कैरियर कैसे ऑप्ट किया। मतलब यूँ समझ सकते हैं आप कि ये लगभग हमारे पढ़ाने का जो हमारा सफ़र रहा है, लगभग 14 से 15 सालों का ये सफ़र रहा है। और अभी तक हमने बहुत ही, मतलब ऐसे आप कहें तो मोर देन 25-30,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हमारे नॉलेज में है जो मेडिकल का एग्जामिनेशन दे के कहीं ना कहीं अभी एज ए डॉक्टर वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे जो बहुत मतलब सीडीएस के थ्रू गए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो निफ्ट के थ्रू फैशन डिजाइनिंग में भी काम कर रहे हैं। तो ये सोच के हम लोग को भी अच्छा लगता है कि चलिए हमारे इस 14 साल के सफ़र को सुहाना बनाने में आप लोग का बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण स्थान है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बस ऐसे ही आप लोग अपना साथ देते रहें और अपने काम को ईमानदारी से करते रहें। तो आशा करते हैं कि हम लोग को भी अपने सब्जेक्ट को और अच्छा बनाने में, पैनापन देने में हम लोग को भी सहूलियत मिलेगी। क्लियर है बात? तो चलिए हम लोग पहला शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होता क्या है, हम लोग थोड़ा सा आज इसके बारे में शुरू करने वाले हैं।
तो सबसे पहली बात अगर हम लेके चलें और इस बात को समझते हैं कि ये केमिस्ट्री होता क्या है, तो इसमें सबसे पहला चीज़ हमारे दिमाग में ये आता है, सबसे सिंपल अगर हम लोग लेके चलें और इस बात को समझने का प्रयास करें, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास उठ के यही आएगा कि सर ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये जो केमिस्ट्री वर्ड को हम देख पा रहे हैं, ये केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, फ्रॉम वेयर दिस केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कोई भी चीज़ के बारे में हम जानने जाते हैं तो हमारे सबसे पहली क्यूरियोसिटी होती है फ्रॉम वेयर दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड, इस ओरिजिन क्या हुआ इस वर्ड का। तो आप सिंपल अगर देखें तो ओरिजिन, इस केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन अगर हम सोचते हैं तो केमिस्ट्री वर्ड जो है एक्चुअल में, ये केमिस्ट्री वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है, ये ओरिजिन हुआ है एक एरेबिक वर्ड है, एक अल्कीमिया। इस बात को अगर हम गौर करें, एक टर्म हमारे पास आ रहा है अल्कीमिया। ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ALCHEMIA, अल्कीमिया। अल्कीमिया एक अरेबिक वर्ड है जिस वर्ड का मतलब, ये इस वर्ड का मतलब होता है ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल। मतलब अगर हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि होता क्या है, तो हमने कहा केमिस्ट्री वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, पहले हम ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड जो अरेबिक वर्ड है, कौन सा, अल्केमी, या इसको अल्कीमिया भी कहते हैं। तो अल्केमी या अल्कीमिया वर्ड से ही इस केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। तो बात आता है इस अल्कीमिया वर्ड का मतलब क्या हुआ। तो अल्कीमिया वर्ड का मतलब होता है ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल, ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल। अब बात आती है कि सर ये ब्लैक सॉइल ही क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिनरल और केमिकल्स, ज़्यादातर केमिकल्स की बात आप कर लें, मिनरल्स की बात कर लें, मतलब केमिकल्स की बात कर लें, तो वो ज़्यादातर केमिकल्स या मिनरल्स ब्लैक अर्थ में ही पाए जाते हैं, मतलब ब्लैक सॉइल या ब्लैक अर्थ में पाए जाते हैं। क्लियर है बात। तो और ब्लैक अर्थ में पाए जाते हैं, और हम अपने केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम केमिस्ट्री में अपने केमिकल या मैटर के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि हम अपने केमिस्ट्री में केमिकल और मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और क्योंकि ये जो केमिकल और मैटर जो है वो सबसे ज़्यादा ब्लैक अर्थ में पाया जाता है, और ये एक अरेबिक वर्ड का मीनिंग है। सो दिस, इसी अल्केमी वर्ड, जो अल्कीमिया वर्ड, अल्कीमिया जो वर्ड आपको दिख रहा है, तो अल्कीमिया या इसको हम लोग बोलते हैं अल्केमी, CHEMY, अल्केमी। अल्केमी या अल्कीमिया वर्ड से ही अगर हम देखेंगे तो इसी वर्ड से ही केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। अल्केमी, ALCHEMY, अल्केमी वर्ड से ही केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया। ये बात सबको समझ में आ रहा है। सो अल्केमिया और अल्केमी वर्ड से ही केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ। तो सबसे पहला बात हम ये समझ गए कि फ्रॉम वेयर दिस केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड। तो हम कहेंगे कि सर केमिस्ट्री जो है उसको एक अरेबिक वर्ड अल्कीमिया या अल्केमी से निकाला गया है। क्यों? क्योंकि इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ब्लैक अर्थ और ब्लैक सॉइल। तो कोई पूछेगा सर तो फिर ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल का मतलब क्या हुआ? तो क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिकल या मैटर कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक अर्थ में। और हम पढ़ते किसके बारे में है इसमें? तो स्वाभाविक है हम इसमें पढ़ते हैं, स्वाभाविक है केमिस्ट्री में हम केमिकल या मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा मैटर या केमिकल पाया जाता है किसमें? तो वो पाया जाता है ब्लैक अर्थ में। तो इसी कारण से इस केमी वर्ड से, जो यहाँ हमारे पास केमी वर्ड दिख रहा है, इसी केमी वर्ड से ही केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया है। सबको बात समझ में आ गया? तो एक बात हम समझ गए कि फ्रॉम वेयर दिस केमिस्ट्री वर्ड इज ओरिजिनेटेड। क्लियर है बात? अब देखिए, अब बात हमारे पास, अगली बात हमारे पास आती है कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि अल्केमी ये जो वर्ड हमारा है, तो अब आता है हमारे पास केमिस्ट्री। तो हम समझ गए कि इस केमिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये हम समझने में कैपेबल रहे। अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो केमिस्ट्री वर्ड है इसका डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, हम अपने केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या देंगे। क्लियर है?
तो हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि केमिस्ट्री हमारे साइंस का वो पार्ट होने वाला है जिसमें हम बेसिकली केमिकल या मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? केमिकल या मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम कह सकते हैं हमारे केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या आने वाला है वो देखेंगे। इसका डेफिनेशन देखें तो कहता है केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ आवर साइंस, अपने साइंस का वो ब्रांच होने वाला है जो मैटर या केमिकल के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मैटर, मतलब द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ आवर साइंस which deals about entire aspect related to matter और chemical। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे केमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है हमारे साइंस के जो हमको डील करेंगे किसके बारे में? ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैटर, मैटर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन एस्पेक्ट्स के बारे में जहां हम डिटेल में स्टडी करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। बात सबको समझ में आ रहा है? तो अब बात आएगा कि सर ये ऑल एस्पेक्ट कहने का क्या मतलब हुआ? समझ में आ रही बात? ऑल एस्पेक्ट हमने कह दिया कि वो ब्रांच हमारे साइंस का जो हमको मैटर या केमिकल के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में स्टडी कराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो फिर दिमाग में आएगा कि सर हर एस्पेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ? कौन कौन सा एस्पेक्ट? हर एस्पेक्ट मतलब कौन कौन सा एस्पेक्ट? तो एस्पेक्ट का मतलब मैटर का दो ही तीन एस्पेक्ट हो सकता है। एक उसका संरचना कैसा है, स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद दूसरा बात संरचना, मतलब वो दूसरा हो गया उसका कंपोजिशन कैसा है। कंपोजिशन का मतलब हो गया उसका बनावट, क्या संरचना है, क्या बनावट है, स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है। प्रॉपर्टीज बोले तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी क्या है, उनके बारे में जो हमको डिटेल में स्टडी कराएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। सो केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ आवर साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैटर, मैटर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में जो हमको डिटेल में स्टडी कराता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। और ये हमको किसके बारे में डील कराता है? तो इनके स्ट्रक्चर, इनके कंपोजिशन, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमको डिटेल में स्टडी कराता है। ये बात समझ में आ गया? सो द केमिस्ट्री हम सिंपल अब बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ आवर साइंस व्हिच डील्स अबाउट स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैटर। क्लियर है बात? मतलब केमिस्ट्री हमारे साइंस का वो ब्रांच होने वाला है जो हमको मैटर या केमिकल मतलब पदार्थ के संरचना, पदार्थ के बनावट, पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में हमको डिटेल में आइडिया प्रोवाइड करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम केमिस्ट्री बोलने वाले हैं। ये बात हम समझ आ गए? क्लियर है बात? ये हम समझ सकते हैं। या इसको दूसरे फॉर्म में और साइंटिफिक फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन दें तो हम जानते हैं केमिस्ट्री, केमिकल, तो केमिकल से रिलेटेड क्या है? उनका जो कन्वर्सन है, एक दूसरे में कन्वर्सन कैसा है और उसके साथ हीट का क्या, एनर्जी का क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके बारे में। मतलब इट ऑल्सो डील्स विद द रिलेशन बिटवीन चेंजेस इन कंपोजिशन एंड चेंज इन एनर्जी। मतलब एक लाइन में और साइंटिफिक फॉर्म में अगर इसका एक्सप्लेनेशन दे तो हम कहेंगे केमिस्ट्री हमारा वो ब्रांच है साइंस का जो हमको किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के कंपोजिशन में चेंज, उसके बनावट में क्या चेंजिंग हुआ और उसके साथ एनर्जी का क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ साथ उन सब्सटेंस के कंपोजिशन में, मैटर के कंपोजिशन में जो चेंजिंग हो रहा है उनके बारे में हमको डिटेल स्टडी कराएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री बोलेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारा क्या है और केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। अब इतना बात हम समझने में कैपेबल रहे। एक लाइन लास्टली रिकॉल कर दें कि केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया हुआ? तो वो एक अल्केमी अरेबिक वर्ड से आया। अल्केमी का मतलब ब्लैक अर्थ होता है,
ब्लैक अर्थ में सबसे ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, इस कारण से उसी अल्केमी के केमी वर्ड से केमिस्ट्री वर्ड को ओरिजिनेट किया गया, ये हम समझ गए। अब दूसरा बात हमारे पास आता है इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हमने दे दिया कि क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री हमारे वो ब्रांच होंगे साइंस के जो मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के कंपोजिशन, मैटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में हमको स्टडी कराएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री बोलेंगे। और स्वाभाविक है केमिस्ट्री हमको जो है वो डील कराएगा किसके बीच में, तो डील कराता है चेंजेस इन कंपोजिशन, किसी भी मैटर के कंपोजिशन में क्या चेंजिंग हो रहा है, उसके एनर्जी में क्या चेंजिंग हो रहा है, उनके बारे में जो डिटेल स्टडी कराएगा वही हमारा केमिस्ट्री है। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे हमारा क्या है। अब बात आता है, देखिए क्या है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और ये मैटर बेसिकली हमारे होते कौन है, तो ये मैटर ज़्यादातर जो हमारे मैटर हमको दिखते हैं, ये मैटर बेसिकली हमारे कौन होंगे, तो आइदर ये तो हमारे कौन हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं, या तो ये हमारे कौन हो सकते हैं, तो ये हमारे कंपाउंड हो सकते हैं, या तो ये हमारे कौन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या तो ये हमारे मिक्सचर्स हो सकते हैं। मतलब ये हमारे जो है यही कंपाउंड, मतलब हमारे जो सिंपल कह सकते हैं कि मैटर हमारे यही है। ठीक है, तो बेसिकली मैटर की बात करेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब एक बात समझे, अगर हम यहां से कहें तो अभी तक टिल नाउ, एक लाइन हम अगर जोड़ सकते हैं तो कहेंगे कि टिल नाउ, अभी तक 118 एलिमेंट, जब आप पेरियोडिक टेबल को देखेंगे, आप सब लोग पढ़े होंगे, पेरियोडिक टेबल देखे होंगे, आवर्त सारणी बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें जब आप देखेंगे पेरियोडिक टेबल को तो उसमें आपको दिखेगा 118 एलिमेंट दिखेगा। तो टिल नाउ 118 एलिमेंट एंड इनसे बने हुए 30 मिलियन से भी ज्यादा एंड मोर देन 30 मिलियन, मोर देन कह सकते हैं हम 30 मिलियन कंपाउंड, 30 मिलियन कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड, 30 मिलियन कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड सो फार, डिस्कवर्ड सो फार। कहने का मतलब ये हुआ कि मोर देन, अभी ये बात अगर आप समझें तो कहता है हम मैटर का मतलब एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं मेनली, और एलिमेंट और कंपाउंड्स का जिक्र करें तो अभी तक अगर बात की जाए तो 118 एलिमेंट और 30 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है। बात समझ में आ रही है। तो अब आप समझिए कि 118 एलिमेंट, उससे बने हुए 30 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड, इनके बारे में अगर हम डायरेक्ट डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो समझ रहा है कितना खिचड़ी पक जाएगा, किसका प्रॉपर्टी कहाँ घुसा देंगे, किसका स्ट्रक्चर कहाँ घुसा देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। बात समझ में आ रही है, मतलब यूं कहिए कि खिचड़ी पक जाएगा, और खिचड़ी पक जाएगा तो बड़ा मुश्किल है पढ़ना, मतलब ये इतिहास से भी खतरनाक हो जाएगा। नहीं, एक इधर रटिएगा उधर मूव करिएगा, उधर मूव करिएगा, इधर खत्म हो जाएगा, मतलब आप मिस करते चले जाएंगे, आपको उसका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ क्या कि ड्यू टू एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के फील्ड में इतना ज़्यादा एबनॉर्मल चेंजिंग आया, इतना ज़्यादा वाइड रेंज आ गया केमिस्ट्री का, कि इस कारण से हमको अपने पूरे केमिस्ट्री को, अगर हम बात करें तो अपने पूरे केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेज में डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ी। तो कोई पूछे आपसे कि केमिस्ट्री को डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम कहेंगे कि सर अभी तक 30 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है। अब इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो इतने सारे कंपाउंड्स को एक जगह पढ़ना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम आसानी से कन्वीनियंटली पढ़ पाए, इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री को जस्टिफाई कर पाए और सिस्टमेटिक फॉर्म में, क्योंकि साइंस है तो उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में हम समझ पाए, इसके लिए हमने क्या किया कि हमने अपने केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया। मोर देन 52 ब्रांचेज केमिस्ट्री के नोन है, लेकिन उसमें से 3 ही बेसिक है, 3 ही बेसिक ब्रांचेज हमारा है,
और वो है जो हम जानते हैं, थोड़ा मोड़ा आप लोग अब 10th पास करके आए हैं या जो भी 12th पढ़ चुके हैं या 11th पढ़ चुके होंगे, जो भी बच्चे हैं, तो वो जो जानते हैं उनको ये पता होगा कि केमिस्ट्री के 3 बेसिक ब्रांचेज हैं। कौन कौन? फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक अलग से हमने एक और ऐड कर दिया यहाँ पे, एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब टोटल जो हमारे आसपास जो केमिस्ट्री दिख रहा है +2 लेवल या उसके ऊपर BSc के लेवल तक अगर हम जाते हैं, तो वहां तक अगर हम जाएं तो अपने पूरे केमिस्ट्री के मोर देन 52 ब्रांचेज हैं। और उसमें से जो मेन ब्रांच हमारा दिख रहा है, वो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हमारे जो हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों में सबसे बेसिक ब्रांच जो हमारा है, ये 3 बेसिक ब्रांचेज हैं। क्लियर है? सो हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कि फॉर आवर स्टडी कन्वेनियंस, मतलब अपने केमिस्ट्री को हम सरलता से अध्ययन कर सकें, उसके लिए हमने अपने पूरे केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अलग से एक ब्रांच और हम एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो ऐसे हमको +2 के लेवल पे ज़्यादा नहीं देखना है, तो हम लोग बस, लेकिन हम कहीं कहीं ये जिक्र आ जाएगा तो हमने इसको लिख दिया है कि इस बात को आप समझ के चलेंगे। क्लियर है? तो अब हम समझ गए कि केमिस्ट्री को आखिर ब्रांचेज में डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये तो समझ में आ रहा है। डिवाइड करने की आवश्यकता इस कारण पड़ी क्योंकि इसका एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुआ था। 30 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड की डिस्कवरी अभी तक हो चुकी है। तो स्वाभाविक है इनको अगर पढ़ना है तो हमको अलग अलग ब्रांचेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम आते हैं इन थोड़े ब्रांचेज के बारे में, आपको डिटेल में बता दें कि ये ब्रांचेज हमारे हैं क्या और इनके बारे में हम कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे। अब इसको जानने के पहले एक बार थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर दे। ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, फिर भी हम एक बात, इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो हम इसको ऐड कर दें कि देखिए, जब आपका जो आपका टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक की बात आप करेंगे तो आपका टेक्स्ट बुक NCERT है। ज़्यादातर स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो या आप CBSE के एग्जाम की बात करते हैं, तो आपका जो टेक्स्ट बुक होगा वो टेक्स्ट बुक NCERT होगा। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपके NCERT की बात अगर कर लें तो NCERT में ना तो आपको दिखेगा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके कुछ भी कहीं भी ना 11th वाले बुक में जाए या तो 12th वाले बुक में जाए, किसी भी बुक में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसमें डायरेक्ट यूनिट वाइज लिखे पड़े हैं कि ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, ये यूनिट, इतने यूनिट्स हैं। तो क्योंकि हम अपने स्टडी के लिए, कन्वेनियंस के लिए डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया कि अपने पूरे केमिस्ट्री को अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया है। तो बस अपनी जानकारी के लिए, हम अपने सहूलियत के लिए, हम पूरे सिलेबस को, जो केमिस्ट्री का जो 11th 12th का सिलेबस है, उसको भी इस व्यू पे देखेंगे कि उसमें से जितने भी चैप्टर्स हैं वो कौन से फिजिकल के पार्ट हैं, कौन से ऑर्गेनिक के पार्ट होंगे और कौन से इनऑर्गेनिक के पार्ट होंगे। बात सबको समझ में आ रही है? तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये जान लें कि हमारे जो केमिस्ट्री के जो 3 बेसिक ब्रांचेज हैं, वो ब्रांचेज एक्चुअल में हैं कौन, और तो वो हमारे फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हैं। तो इनको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, इनको कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जिक्र करते हैं। चलिए, तो सबसे पहली बात, ये हमारा पहला ब्रांच आता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं, हम थोड़ा पहले ऑर्गेनिक को समझाते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में डेफिनेशन यूज करेंगे। तो देखिए, अभी हमने कहा कि अभी तक 118 एलिमेंट की बात करें तो 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है और मोर देन 30 मिलियन कंपाउंड्स की भी डिस्कवरी हो चुकी है, ये हम जानते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट और 30 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है। तो अब बात यहां ये आता है
कि इतने सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और 118 एलिमेंट है। अब आपको क्या समझना है वो देखिए। अब इसमें से जब आप गौर करेंगे तो अकेला एक कार्बन ऐसा होगा, आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स अकेला कार्बन जो है वो मोर देन 80% कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मतलब आप थोड़ा सा गौर करके इस चीज को समझें तो आपके दिमाग में ये चीज आराम से बैठने लगेगा कि अभी तक आप बात करेंगे तो 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है और 30 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड की डिस्कवरी हो चुकी है, और इस 30 मिलियन कंपाउंड में से 80% से भी ज़्यादा, 80% से भी ज़्यादा कंपाउंड अकेला कार्बन फॉर्म करता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब 117 एलिमेंट एक तरफ और एक एलिमेंट एक तरफ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि आखिर ऐसा क्या है कार्बन में जिसके कारण से इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। और अकेले कोई इतना सारा बना रहा हो तो स्वाभाविक है वो अपने आप में एक विशेष सब्सटेंस है, तो डेफिनेटली उसको एक अलग ब्रांच देने की आवश्यकता पड़ी, और उसी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा वो ब्रांच होगा। ऐसे ऑर्गेनिक थोड़ा सा हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, वहाँ पे जब हम ऑर्गेनिक जब शुरू करेंगे तो ऑर्गेनिक के बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक होता क्या है, उसमें हम कैसे पढ़ते हैं, उनके बारे में डिटेल्स बहुत ही डिस्कस करेंगे। अभी केवल डेफिनेशन का पार्ट है, तो बस हम थोड़ा सा डेफिनेशन ही आपको समझा रहे हैं, इसमें ज़्यादा डीपली हम जाने की आवश्यकता अभी नहीं समझते। इस कारण से हम थोड़ा अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमारे जो केमिस्ट्री का क्या इंट्रोडक्टरी पार्ट है, एक कॉमन रिव्यू मेरे सामने आ सके। तो अगर आप बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक शुरुआती दौर में ये जो वर्ड है, ऑर्गेनिक वर्ड है, ये ऑर्गेनिज्म वर्ड से निकाला गया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हैं, ऑर्गेनिज्म वर्ड से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन हुआ। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस, एक साइंटिस्ट थे बर्जिलियस। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, हम बस अभी आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि दिमाग में रखेंगे। एक साइंटिस्ट था बर्जिलियस बोला था कि वैसे कंपाउंड जिसकी उत्पत्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है, मतलब दोज कंपाउंड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली are studied under organic chemistry because these compounds are called organic compound। समझ में आ गई बात? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड होंगे जिनकी उत्पत्ति लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से निकले गए कंपाउंड के बारे में हम जहां पढ़ेंगे वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ये तो हम समझ पा रहे हैं, क्लियर है बात? तो देखें, ये वो ब्रांच है हमारे केमिस्ट्री का। चलिए अब डिफाइन कर देते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी अबाउट कार्बन कंपाउंड्स। कहने का मतलब ये देखिए क्या है। तो शुरुआती दौर में ऐसा माना गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज के अंदर से निकलने वाले कंपाउंड के बारे में ही जहां हम पढ़ेंगे वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, जिसको सपोर्ट किया बर्जिलियस ने। एक अपना थ्योरी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये सारा बात हम पढ़ाएंगे जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। तो अभी ज़्यादा इस पे हम इम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल समझा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हीं का एक स्टूडेंट था ओलर, उसने इस बात को कट कर दिया कि नहीं ऐसी मतलब जो बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर से ही आएगा, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि उन्होंने लैब में सबसे पहली बार यूरिया नाम का कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो वो ओलर जो था वो बर्जिलियस का ही स्टूडेंट था, और वो इस चीज को एक्सप्लेन किया कि नहीं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी ही नहीं, इनको हम लोग बाहर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो डिफिनेशन जब कटने लगा तो अभी वाइड रेंज का डिफिनेशन आया, और डिफिनेशन दिया गया कि कार्बन एंड उसके कंपाउंड के बारे में हम जहां पढ़ेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में हम जहां पढ़ेंगे, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम जहां पढ़ेंगे,
उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स में जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गए, ये कार्बोनेट्स में हो गया, ये हो गया कौन सा, कार्बोनिक एसिड हो गया, ये हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो गए, NaHCO3 हो गए। इवन ये अगर बात करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, HCN हो गया। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं दिख रहा है, दे ऑल कंस्टिट्यूट्स कार्बन। Even these compounds also contain carbon. So carbon रखते हुए भी they are not organic compound because they are derived from minerals. इनका जो origin है वो mineral origin है। They are derived from minerals, मतलब ये mineral से निकाले जाते हैं। So that's why ये कहना कि कार्बन और उसके compounds के बारे में जहां हम पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको गलत होता हुआ दिखेगा। समझ में आ रही बात? ये भी कहीं ना कहीं गलत होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ इशू यहाँ भी वही आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसके पास कार्बन तो हैं लेकिन वो इनऑर्गेनिक नेचर के हैं। ठीक है, तो बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और बोला गया सबसे सिंपल कंपाउंड जो होता है वो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन। कौन होता है? हाइड्रोकार्बन। पढ़ा होगा अभी सब लोग पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो सबसे सिंपल कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन और उनके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, मतलब जितना भी फंक्शनल ग्रुप लगा दे उस पे तो वो उसके डेरिवेटिव्स हो गए। तो आज के मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार चले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जो हमको किसके बारे में डील करेगा, तो हमको डील कराएगा किसके बारे में, तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में हमको डिटेल में स्टडी कराएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? सो हम डिफाइन कर दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ आवर साइंस व्हिच डील्स अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बट बहुत सारे इसके एक्सेप्शंस भी हैं। सो दिस डेफिनेशन मे बी मॉडिफाइड इनटू स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिकॉज हाइड्रोकार्बन अल्केन हो चाहे अल्कीन हो चाहे अल्काइन हो, कार्बन और हाइड्रोजन के बने हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, और उससे बने हुए कंपाउंड के बारे में हम जहां पढ़ेंगे वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का वो ब्रांच होगा जो हमको ये बताने में कामयाब होगा कि हमारा जो है वो कि केमिस्ट्री हमारा जो है वो कितने भाग में डिवाइड हो रहा है और उसमें जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है। ये बात सबको समझ में आ गया? अब देखिए, तो कार्बन के कंपाउंड को अगर हम छोड़ दें, कार्बन के कंपाउंड को अगर हम छोड़ दें, तो कार्बन के कंपाउंड को अगर छोड़ दिया जाए, सिंपल अगर हम देखें तो कार्बन के कंपाउंड को अगर हम छोड़ देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो बचे हुए कितने हैं? 117 एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं, मतलब 20% कंपाउंड। कार्बन के भी कंपाउंड, कार्बन मतलब कार्बन, तो कार्बन का जो कंपाउंड था, तो कार्बन के कंपाउंड को छोड़ दिए कौन? जो कार्बन, यहाँ जो कार्बन था, कार्बन बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ दिए, उसको छोड़ के बचा हुआ जितना भी एलिमेंट है और उससे बने हुए जितने भी कंपाउंड है, तो 80% से ज्यादा हमारा कौन हो गया? वो हमारा हो गया ऑर्गेनिक। तो बच गया कौन सा? 20%, और बचा हुआ एलिमेंट, मतलब कह सकते हैं सारे एलिमेंट एंड रेस्ट एलिमेंट। किसको? रेस्ट कंपाउंड, मतलब सिंपल आप कह सकते हैं कि इनको छोड़ के जो रेस्ट कंपाउंड हमारा जो होगा, रेस्ट कंपाउंड, ये एंड रेस्ट कंपाउंड, जो बचे हुए कंपाउंड हैं रेस्ट कंपाउंड, उनके बारे में। ठीक है, कार्बन का जो कंपाउंड था जो ऑर्गेनिक नेचर का था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला गया, बचा हुआ जो कंपाउंड था कार्बन का वो, और 117 एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स, उनके बारे में हम जहां पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वही हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो हम अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी डिफाइन कर सकते। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि नहीं? कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में जहां पढ़ेंगे, मतलब वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नेचर का हो, मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में जहां पढ़ेंगे
वो ऑर्गेनिक। अब उसको छोड़ के जितने भी बचे हुए कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जहां हम पढ़ेंगे वो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट विथ कार्बन के वो कंपाउंड्स जो कि ऑर्गेनिक नेचर का है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट डील विथ दिस ब्रांच, डील विथ दिस कंपाउंड। मतलब ये कार्बन का जो है डील्स विथ दिस ब्रांच, क्योंकि ये जो कंपाउंड होगा ये ऑर्गेनिक में चले गए हैं। तो केवल इसको छोड़ दिया जाए तो सारे एलिमेंट और रेस्ट सारे कंपाउंड के बारे में जहां हम स्टडी करेंगे वही हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। ये बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? समझ में आई बात? तो चलिए अब दिमाग में आएगा कि सर 118 गो एलिमेंटे था और 30 मिलियन कंपाउंड था। तो आप तो बोले कि उसमें से 80% चला गया ऑर्गेनिक के पास, अब बचा हुआ जितना एलिमेंट था और सारा का सारा कंपाउंड जो था वो चल गया इनऑर्गेनिक में। तो सर ये फिजिकल में कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? तो फिजिकल में तो कुछ बचा ही नहीं, तब तो आसान हो गया, बढ़िया हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बात है कि फिजिकल, तो फिर बात आएगा कि ये फिजिकल है क्या। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, इस बात को आप समझिए। एक बात समझिए, हम जानते हैं एलिमेंट, पढ़े हैं हम लोग 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एलिमेंट जब एक दूसरे से एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये नहीं कि कोनों को पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, कोनों को लेके एक दूसरे से घुसेड़ दिए, एगो नया कंपाउंड आ गया। नहीं, ये जादूगरी नहीं करने चलेगा कि सर कुछ मिला दे रहे वो बना जा रहा है। नहीं, पता चला कि ऐसे मिलाने के चक्कर में कहीं एक्सप्लोड कर गया तो मुंह कान झुकड़ गया, एगो नया टेंशन आ गया। तो ऐसा टेंशन नहीं लेगा कि जेकर में अपन जान आफत में पड़ जाए। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब हुआ हाउ दीज एटम्स कंबाइंस टुगेदर, कैसे ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, उनके जुड़ने का क्या क्राइटेरिया होगा। तो उनके जुड़ने का जो क्राइटेरिया होगा उसके बारे में जो हमको डिटेल में स्टडी कराएगा वही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होगा। मतलब यू कहो हाउ दिज एटम्स कंबाइंस टुगेदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन जब होगा तो कैसे होगा, तब मिलेंगे, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शन को कराने में जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड होंगे उनके बारे में हम जहां स्टडी करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन लॉज एसोसिएटेड विथ केमिकल रिएक्शंस। मतलब कह सकते हैं कि देखो हमने यहां कहा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी अबाउट वेरियस लॉज। मतलब अगर हम लोग यहां से इस बात का जिक्र कर लें और इस बात को हम समझें कि एक्चुअल में फिजिकल हमारा क्या है, तो फिजिकल यहां दिख रहा है, ये क्या है यहाँ पे, वेरियस लॉज। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ वेरियस लॉज प्रिंसिपल्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन एसोसिएटेड विथ केमिकल रिएक्शन। ये दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। केमिकल रिएक्शन होगा तभी कंपाउंड बनेगा, और केमिकल रिएक्शन ऐसे होगा नहीं, उसका कुछ ना कुछ रूल्स होगा। तो उनका क्या रूल्स है, उसके क्या लॉज हैं, उनके बारे में जहां हम डिटेल में स्टडी करेंगे वही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होगा। सबको बात समझ में आ गई? तो 3 बात समझ में आ गया। 118 एलिमेंट और 30 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड का खोज हो चुका है, जिसमें से 80% से भी ज़्यादा कंपाउंड कार्बन अकेले बनाता है। मतलब हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के बारे में जहां पढ़ेंगे वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। तो सारे एलिमेंट
और उससे बचे हुए जितने भी कंपाउंड्स हैं, किसको छोड़ के, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के, उसको कहाँ पढ़ लिए, इनऑर्गेनिक में। अब फिर बात आया कि ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ कैसे, हाउ दिस एटम्स कंबाइंस टुगेदर, और कॉम्बिनेशन से जो प्रोसेस आएगा वो केमिकल रिएक्शंस हो गए। तो केमिकल रिएक्शंस को कराने में जितने भी लॉज एसोसिएटेड होंगे, जितने भी प्रिंसिपल एसोसिएटेड होंगे, जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमको मिलेंगे, मतलब इन सारे के बारे में जहां पढ़ेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री होगा। तो एक लाइन में दिमाग में हम बैठा सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो हमारे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पार्ट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कैलकुलेटिव पार्ट, मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पार्ट होंगे, इसमें हमको न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो वो न्यूमेरिकल पार्ट हमारा कौन होने वाला है, वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होने वाला है। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या हुआ, वो अब क्लियर हो गया। अब आ जाइए, तो हमने क्लियर कर लिया फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, हमने ये क्लियर कर लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हमने ये क्लियर कर लिया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। अब एक लाइन और हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर रखा है। एक और हमारा ब्रांच था जो स्पेशल ब्रांच जिसको हम डिस्कस करने वाले, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक और जो हमने 4 ब्रांच बोला था उसमें नाम बता रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो नाम ही बता, एनालिटिकल मतलब एनालिसिस। एनालिसिस मतलब, एनालिसिस का मतलब यह हुआ कि जो कंपोजिशन है इनका, कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर का जो बनावट है वो बनावट कैसा है, वैसा बनावट कैसे आया मैटर का, कैसा उसका कंपोजिशन है, बनावट है, उसको पता करने के लिए जिस टेक्निक्स का यूज करेंगे, द टेक्निक्स यूज टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर के कंपोजिशन को पता करने के लिए जिस टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ेगी, उन टेक्निक्स के बारे में हम जहां पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर है, मतलब द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स कहो या ऑल टेक्निक्स यूज टू आइडेंटिफाई और टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बात सबको समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये समझने में कामयाब रहे कि हमारा जो केमिस्ट्री है उसके 4 ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांचेज कौन है, तो वो ब्रांचेज हमारा हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्लियर है, जिसमें से जब हम अपने +2 लेवल तक की बात करेंगे तो वहां तक हम अपने 3 ही ब्रांच की बात करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। तो आगे जो भी डिस्कशन होगा हमारा फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ऊपर ही हम लोग काम करते हुए नजर आएंगे। बात सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो अब हम ये समझने में कामयाब हो गए कि केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से, हम ये समझने में कामयाब हो गए कि केमिस्ट्री जो है उसका डेफिनेशन क्या हुआ, और तीसरा हुआ कि हम अपने स्टडी कन्वीनियंस के लिए हमने अपने केमिस्ट्री को कितने ब्रांचेज में डिवाइड किया और उन ब्रांचेज में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है बात। अब थोड़ा सा हम लोग इन सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो इन सब्जेक्ट का थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। इनके थोड़ा सा हम लोग जो हमारा सिलेबस है, हम उस सिलेबस का थोड़ा सा विश्लेषण करें, थोड़ा सा उस सिलेबस को समझें कि हम आसानी से इस बात को समझने में कैपेबल रहें कि हमारा ये सिलेबस है क्या, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर दें, क्लियर है। तो देखिए, जब आप बात करेंगे एनसीईआरटी, आपके पास जो पढ़ना है, तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, बुक्स के बारे में और हम लोग बात करते रहेंगे। हम थोड़ा सा भी बता दें, टेक्स्ट बुक जो आपका है, जो जनरली सारे लोग फॉलो करने वाले हैं, वो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है।
बात जहां तक केमिस्ट्री की करेंगे तो केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को बड़ा ही सुंदर ढंग से लिखा गया है। अगर उसको सही से आप उस पर काम करेंगे तो आपको आपके बोर्ड के लिए भी वो हेल्प करेगा और साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी हेल्प करेगा, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हुए नजर आने वाले हैं। तो अभी जस्ट हम बात यहाँ कर रहे थे, आपका टेक्स्ट बुक कौन सा है, एनसीईआरटी है। अब बात करेंगे जब 11th की बात करेंगे और आप 12th की बात करेंगे तो 11th में भी 2 बुक है आपके पास, पार्ट 1 एंड 2, और 12th में भी आपके पास 2 बुक होगी एनसीईआरटी की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्लियर है? मतलब ओवरऑल केमिस्ट्री के लिए आपके पास 4 बुक्स होंगे, एनसीईआरटी के 4 बुक्स होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 11th में, पार्ट 1 पार्ट 2 12th में। ये बात सबको समझ में आ रही? अब थोड़ा सा गौर कीजिए, इस बुक्स के पार्ट्स को अगर हम ऑब्जर्व कर लें और समझें तो क्या होगा वो देखें। इसमें जब आप देखेंगे, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बताए कि इसमें जब हम एनसीईआरटी के पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी को भी उठाएंगे तो इसमें कहीं भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा, केवल सिंपल यूनिट लिखा रहेगा। तो लेकिन हम अपने स्टडी कन्वीनियंस के लिए, हम आसानी से अपने केमिस्ट्री को पढ़ पाएँ, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने केमिस्ट्री को थोड़ा सा समझने के लिए 11th के सिलेबस को, जो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा हम लिखे हैं, इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, थोड़ा गौर करेंगे। तो 11 के सिलेबस में जब आप जाएंगे तो आपके पास फिजिकल की बात अगर हम लोग यहाँ कर लें तो हमारे पास कौन है, फिजिकल है। तो फिजिकल की बात अगर कर लेते हैं, देखें तो फिजिकल में हमारे पास क्या है, तो फिजिकल में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक में कौन कौन चैप्टर पढ़ने हैं और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्लियर है? हम इसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप फिजिकल की बात करते हैं तो फिजिकल में आप देखेंगे, फिजिकल में हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब बात आप लोग ऑलरेडी ये 3 चैप्टर के बारे में, ये मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग 9th 10th में पढ़े हैं। स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड रेडॉक्स रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये भी 9th में पढ़े हैं। कुछ नाम जानते हैं, कुछ नाम से आप अवगत नहीं हैं। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो होंगे वो थोड़ा सा जानते होंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, ये नाम सुने होंगे, वो स्टेट ऑफ मैटर भी सुने होंगे। तो बात यहाँ पे है कि अपने फिजिकल केमिस्ट्री में 7 चैप्टर्स हैं, अपने फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास 7 चैप्टर्स हैं, टोटल 7 चैप्टर हैं जो हमको स्टडी करना है 11th में। समझ में आ रही बात? तो 11th में टोटल 7 चैप्टर्स हैं फिजिकल के। जबकि आप ऑर्गेनिक में जाएंगे तो ऑर्गेनिक में जो मेजर पार्ट अगर देखेंगे तो मेजर ऑर्गेनिक हमको 12th में पढ़ना है, जबकि मेजर फिजिकल हमको जो पढ़ना है वो 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम ऑर्गेनिक में देखेंगे तो हम यहाँ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, हम यहाँ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, हम यहाँ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे और यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वो एसिड रेन सब जो जानते हैं सब। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ये जो 2 पार्ट है हमारा नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, ये हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में भी हम लोग फिर से उसके बाद डिस्कस करेंगे, ये होते कौन है, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल अभी यहाँ चलेंगे, एनसीईआरटी जब खोलेंगे आप तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर करके नहीं मिलेगा, यहाँ लिखा रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बात है। अब चलिए दूसरी बात आती है हमारे पास, तो ये नाम हो गया, तो ये दोनों मिलके ये नाम में होगा, और हाइड्रोकार्बन ऑफिशियली अगर एनसीईआरटी से जाएंगे तो यही। लेकिन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टॉपिक आएगा, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत सारे बुक्स जो मॉडर्न बुक्स या किसी कोचिंग का अगर बुकलेट आप उठाएंगे तो उसमें नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को मिला के GOC 1 बोलता है, और
और जो आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको GOC2 बोलता है। तो बोलने का तरीका अलग अलग है। हम लोग बात करेंगे अपने NCERT के अनुसार से, तो 4 यहाँ चैप्टर्स हैं, और NCERT के अनुसार से करेंगे तो 1, 2 और 3 चैप्टर यहाँ है, और अगर थोड़ा इलेबोरेट करके समझेंगे तो लगभग 4 चैप्टर हमको यहाँ पढ़ना है। क्लियर है बात? तो देखिए NCERT के अनुसार से ये दोनों मिलके एक ही टॉपिक में है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे हमारे पास 4 चैप्टर है। कौन कौन? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन, S ब्लॉक और P ब्लॉक में 13 ग्रुप और 14 ग्रुप, यही 2 पढ़ना है यहाँ, 13th एंड 14th ग्रुप, 13 एंड 14 ग्रुप, 15, 16, 17 एंड 18, 15, 16, 17 एंड 18 जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ पे हमको 13 एंड 14th ग्रुप केवल पढ़ना है। 15, 16, 17, 18 12th में पढ़ना है, और फिर P ब्लॉक में आगे हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल हम बात समझ लें कि हमारे पास जब हम 11th के सिलेबस की बात करेंगे तो मोर और लेस, अभी केवल एक आइडिया आपको दे रहे हैं कि सिलेबस आपके पास क्या है, आपको क्या पढ़ना है, एक बार हम रिकॉल कर दिए हैं क्विकली। तो ये हो गए, यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे भी कितने चैप्टर हो गए, 4 चैप्टर्स हो गए। तो टोटल चैप्टर हमारे पास जो हो गए वो अगर हम यहाँ से मिलाएंगे, कहाँ से? यहाँ से अगर मिलाते हैं, मतलब 11th के सिलेबस से फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कैटेगराइज करके 7, 3, 10 और 4, 14, मतलब टोटल अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 14 चैप्टर है। चैप्टर्स ओनली लिखने से अच्छा लगता है कि चलो इतना ही है कि नहीं। तो टोटल चैप्टर्स हमारे पास जो है वो 14 चैप्टर्स होंगे, जिसको हमको 11th में पढ़ना है। ये बात सबको समझ में आ गई। 11th के सिलेबस का अगर एक्सप्लेनेशन हुआ तो 11th में अपने पास फिजिकल में 7 चैप्टर्स हो गए, ऑर्गेनिक में 3 चैप्टर्स हो गए, और इनऑर्गेनिक में हमारे पास 4 चैप्टर्स हो गए, जिनको हमको स्टडी करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं, यही बात अगर हम 12th की बात करें, तो 12th के सिलेबस की अगर आप बात कर लें तो इसमें भी NCERT को जब आप खोलेंगे तो NCERT में कहीं भी इसमें भी फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक करके लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम समझा दे रहे हैं फिजिकल में हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। ये 5 चैप्टर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे 5 चैप्टर। क्लियर है? जबकि बात ऑर्गेनिक की करेंगे तो ऑर्गेनिक में हमारे पास है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मिलेगा, और कुछ पार्ट सारे चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को समझना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत सारा इसका पार्ट मिलेगा, और बहुत सारा सारे चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो क्योंकि ऑर्गेनिक को समझना है, पढ़ना है, तो हम लोग इसको अलग से, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए अलग से पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग 12th के ऑर्गेनिक को हम लोग शुरू करेंगे। तो हम कह सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, ठीक है। तो चलिए इसको हम वहीं छोड़ देंगे, मतलब हम सिंपल हम यहाँ ऐड कर दिए कि हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में GOC का पार्ट है वो 11th का ही पार्ट है, ठीक है। लेकिन बिना इसके ये सारा समझ में नहीं आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे जोड़ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर्स हो गए अल्कोहल, फिनॉल, ये सेकेंड पार्ट बुक जब देखेंगे 12th का उसमें दिखेगा हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये इतने चैप्टर्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ओवर जाएंगे तो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स, ये तो GOC में चला जाएगा। तो हम चलिए 7 चैप्टर NCERT के अनुसार से ही आपको लिख के बता रहे हैं। 7 चैप्टर्स हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे, तो पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, तो वहाँ पे उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। जबकि इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होगा, मेटलर्जी, उसके बाद P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में 13 14 वहाँ पढ़े, 15 से लेकर
18th तक ग्रुप को 18th ग्रुप तक को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, फिर डी एंड ए ब्लॉक पढ़ेंगे और लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। मतलब 4 चैप्टर हमको यहाँ भी पढ़ना है। मतलब सीधा है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम 12th के सिलेबस को समझेंगे तो 12th में हमारे पास कितना हो गया, तो 12 और 4 16, टोटल हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं। मतलब आप एक बात समझ के चलें कि आपको 11th में अगर आप देखेंगे तो 11th में आपके पास 13 चैप्टर था और 12 में आपके पास 16 चैप्टर था, तो टोटल चैप्टर हो गया 29 चैप्टर ओनली। तो केवल 29 चैप्टर पढ़ना है। तो अब समझ में आ रहा होगा केवल का मतलब है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत पढ़ना है, आपको इतना पढ़ना है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, आप इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 29 चैप्टर्स को आपको मेमोराइज करके जाना पड़ेगा एग्जाम्स में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको काम अभी से शुरू करना पड़ेगा। अभी से अगर आप काम शुरू करेंगे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा, और साथ में कैसे रिवाइज करेंगे वो भी सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अभी तक 9th-10th में क्या था, 4-5 चैप्टर होता था, तो 4-5 चैप्टर होता था तो आसान था, सिंपल। हम लोग क्या करते थे, तो 4-5 चैप्टर है, उसको जो नहीं समझ में आया उसको रट लिए। अब यार 29 चैप्टर्स है वो, तो 29 चैप्टर्स को पढ़ना और उसको याद रखना, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट, ठीक है, डिफिकल्ट पार्ट है। बट कैसे उसका बात हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि आप कैसे आसानी से उसको पढ़ पाएंगे और बड़ा ही स्मूथ ढंग से चल पाएंगे अगर जो हम बता रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ के उस पर काम करते रहेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा। क्लियर है बात। तो हम ये देख रहे थे कि हमारा केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेज हैं, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हमारे पास हैं उनका हमारे सिलेबस में क्या कंट्रीब्यूशन है, 11th में हमको क्या क्या पढ़ना है और 12th में हमारा क्या क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स टोटल हमको पढ़ने हैं। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक पार्ट था जिस बात का हम डिस्कशन कर रहे थे। क्लियर है। तो हम आशा करते हैं कि इस ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना हम समझने में कामयाब रहे कि केमिस्ट्री क्या है और हमारे 11th-12th का क्या सिलेबस होने वाला है, हम ये समझने में कामयाब रहे। क्लियर है। अगला वीडियो जब हमारा आएगा, इसके बाद वाला वीडियो, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे पहला कि हम बोर्ड का एग्जाम जो देंगे उसमें हमारे सिलेबस का, अपने चैप्टर का किस तरह से कंट्रीब्यूशन है और किस तरह से उसको हम सिस्टमेटिक पढ़े कि बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें, पहला। दूसरा डिस्कशन हमारे पास वहां होगा कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उसके बाद हम अपने कैरियर का डिसीजन किस तरह से कर पाएंगे। कैरियर मतलब हम कैसे साइंस बैकग्राउंड से 12th का एग्जाम देने के बाद हमारा क्या मेन कैरियर होगा और उस मेन कैरियर में हमारे केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।